पूछते हैं वो मैं क्लियर कर दूं तो बेहतर है, अदरवाइज हमारा आज भी टाइम इसी पे लग जाना है। तो व्हाट डू यू गाइस से, क्या ख्याल है? हेलो सर आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। है ना, न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम IS-37 को करना शुरू करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक है। तो मैं ज़रा नोट पैड खोल लूँ अगर तो मुझे मिल गया आज की डेट में। तो नोट पैड ऑफिस, हम लोग IS-37 शुरू करते हैं। प्रोविजंस, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स। मैं ज़रा बस नोट पैड ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पर है इस सिस्टम में, क्योंकि उसके ऊपर लिखना ज़रा आसान होता है। चले मैं वर्ड ही शुरू कर लेता हूँ। वर्ड पे भी कर सकते हैं हम। ये चैटिंग में मुझे कौन लिख रहा है कुछ, मुझे तो चैट पढ़नी नहीं आनी, ढूंढनी पड़नी है। क्यों टाइम ज़ाया करना है? बोल के बता दो बच्चों जो बताना है। अली जावेद साहब क्या फरमा रहे हैं? जी अली जावेद साहब बोल के फरमा दें जो फरमाना है आपने। ये चैट चूट नहीं मुझे मिलती। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कुछ नहीं सर, सलाम ही करना था, अभी उठा। बड़े टाइम से उठे हो। चलें वर्ड में कर लेते हैं। ये नोट पैड तो ढूंढने में घूम जाना है हमने। वर्ड के अंदर एक फाइल सेट करके, नहीं तो उसमें हम बात करते हैं। इसकी शेयरिंग बदलता हूँ आप लोगों के साथ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें इंकिंग ऑप्शन कहाँ पे है? रिव्यू। बड़ा औखा काम है ये, इस तरह से क्लास पढ़ा। मेरी राइटिंग और ये वाला नोट पैड। हाँ जी, IS-37 पे आज हम बात करेंगे। IS-37 बेसिकली डील्स विद प्रोविजंस, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स। तो प्रोविजंस क्या होती हैं? वैसे इसकी डेफिनेशन हमें पहले पता होनी चाहिए। ये बार बार क्यों आ रहा है एडिटिंग टिप्स वाला? भाई माफ कर दे, छोड़ दे। इसको डिसेबल करने का भी ऑप्शन हो तो अच्छा। एक तो मेरे जैसे ओल्ड फैशन टीचर्स जो है ना वो फंस जाते हैं। टेक्नोलॉजी जैसे इशू होती है तो उनको करनी नहीं आती यूज। हाँ जी, प्रोविजन की एक डेफिनेशन आपको बताता हूँ। एक्चुअली IS-37 क्यों आया? IS-37 जो है ये बेसिकली डील करता है कि हमारे पास कुछ ऐसे एसेट्स, लाइबिलिटीज होते हैं जो एस्टिमेटेड होती हैं। जो चीज़ें कुछ एस्टिमेट्स होती हैं हमें बिल्कुल क्लियर नहीं होती, उनकी अनसर्टेनिटी होती है उसके अंदर। तो उनको हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कैसे प्रेजेंट करना है। तो एक तो चीज़ है लाइबिलिटी की डेफिनेशन, तो आपको पता ही है कि जो हमारा ऑब्लिगेशन होता है किसी दूसरी पार्टी की तरफ, हमने कुछ पे करना होता है किसी को, दैट इज बेसिकली द लाइबिलिटी। लेकिन जब एक लाइबिलिटी की टाइमिंग एंड अमाउंट अनसर्टन होती है अभी, तो उसको हम प्रोविजन बोलते हैं। प्रोविजन बेसिकली क्या चीज़ है? इस लाइबिलिटी बट इट्स ऑफ
अनसर्टन अमाउंट एंड अनसर्टन टाइमिंग। जब वो अनसर्टन अमाउंट और अनसर्टन टाइमिंग की होती है उसको हम प्रोविजन बोलते हैं, इज लाइबिलिटी I don't know how to skip this issue, ये again and again screen पे show होता है। इसको कैसे डिसेबल करना है? एक मिनट, ये इस मुसीबत से तो मुझे जान छुड़ा लेने दें। एक मुझे नोट पैड नहीं मिल रहा अपने कंप्यूटर में से। आज का टाइम तो मैंने लगता है ऐसे ज़ाया कर देना है। वेट फॉर अ मिनट प्लीज़, मुझे नोट पैड ढूंढ लेने दें। अगर तो मुझे नोट पैड मिल जाता तो इस मुसीबत का मसला ही ना आता। वेट फॉर अ मिनट। ज़ाया हो गया, लेकिन अभी मैंने ये एक सोल्यूशन तो निकाल लिया। जी, अब आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ये वर्ड से जान छूट गई, नोट मिल गया, नोट पैड की तरह का है ये। प्रोविजन की बात कर रहे थे हम। प्रोविजन इज बेसिकली a liability and this liability is of uncertain amount and uncertain timing। अच्छा, हमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि हम लाइबिलिटीज तो अपनी आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। लाइबिलिटी बेसिकली क्या ऑब्लिगेशन होती है हमारी टुवर्ड्स एनीवन एल्स, लाइक किसी कंपनी ने किसी की जो है ऑब्लिगेशन है, किसी को कुछ पे करना है, तो वो लाइबिलिटीज के तौर के ऊपर रिकॉर्ड होते हैं। कुछ लाइबिलिटीज ऐसी होती हैं जो अनसर्टन होती हैं। अभी या तो उनकी टाइमिंग हमें क्लियर नहीं होती कि कब ये पे करना पड़ेगा, या फिर उनकी अमाउंट जो है वो सर्टन नहीं होती। तो ऐसी लाइबिलिटीज को हम बेसिकली प्रोविजंस कहते हैं। और उन प्रोविजंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें जो स्टैंडर्ड गाइड करता है दैट इज IAS 37। IAS 37 कहता है जी कि आपको अपनी बुक्स में एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए प्रोविजन के फॉर्म में, जब इट्स देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रोविजन कब रिकॉर्ड करनी है आपने? व्हेन देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यानी कि आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। ठीक है जी। एंड देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, देयर इज एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक आउटफ्लो, and you can measure that outflow reliably। ठीक है जी। ये भी अब समझ में आ गया कि इसको भी कैसे करना है। इसको भी घुमा के यहाँ से साइड पे किया जाए। Point number 1 is present obligation, there is a past event, there is expected economic outflow and can be measured reliably। ये चारों पॉइंट्स आपके जब पूरे हो जाते हैं तो आप कोई भी प्रोविजन जो है वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। क्या होना चाहिए जी? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए ड्यू टू अ पास्ट इवेंट,
आपको एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक आउटफ्लो होना चाहिए, एंड देन यू कैन मेजर इट रिलायबली। ऐसी सूरत में आप एक प्रोविजन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है, हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं जिसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, उसमें कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। This specific standard actually helps to follow the prudence concept. Prudence concept हमें क्या कहता है कि जब भी आपको कोई लाइबिलिटी नजर आ रही होती है या कोई भी एक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं तो आप उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेते हैं, एंड कोई भी एसेट आप उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं करते या कोई भी इनकम आप उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं करते जब तक आपका राइट इस्टेब्लिश नहीं हो जाता। तो ये स्टैंडर्ड बेसिकली जो है उस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए हेल्प कर रहा होता है। तो हमारे पास कुछ लाइबिलिटीज तो ऐसी होती हैं, जैसे आम लाइबिलिटी है, किसी के पैसे दे रहे हैं, पेएबल है, लोन लिया है बैंक से, पेएबल है, लाइबिलिटी के तौर के ऊपर रिकॉर्ड हो गया। जैसे टैक्स पेएबल था, वो लाइबिलिटी के तौर के ऊपर रिकॉर्ड हो गया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। उसमें हमें अमाउंट भी सर्टन होती है, टाइमिंग भी पता होती है कि इसका ये रीपेमेंट शेड्यूल है स्पेसिफिक लाइबिलिटी का और इसको हमने पे करना है। लेकिन बाज़ ज़ात कुछ लाइबिलिटीज ऐसी आ जाती हैं कि जो जिनके ऊपर हमें अमाउंट भी क्लियर नहीं होती, देयर आर चांसेस कि वो अमाउंट फ्लक्चुएट हो सकती होती है, और ये भी जो है वो चांसेस होते हैं कि उसकी जो टाइमिंग है वो भी सर्टन नहीं है, वो भी चेंज हो सकती है। तो ऐसी लाइबिलिटीज को हम कहते हैं प्रोविजंस, और उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमें IAS 37 गाइड करता है। IAS 37 कहता है जी कि प्रोविजन आपकी बुक्स में उस वक्त रिकॉर्ड होनी चाहिए जब आपके लिए एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। किसी पास्ट इवेंट की वजह से आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन बन गया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको पैसा देना पड़ेगा, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो होगा, और आप उसको रिलायबली मेजर भी कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको वो लाइबिलिटी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। इसकी हम एक एग्जांपल बनाते हैं जिससे आपको अंदाजा होगा। ये स्टैंडर्ड वैसे एग्जाम्स में किस तरीके से टेस्ट होता है, एग्जाम में नॉर्मली आपको वो सिनेरियोज देता है और आपने उस सिनेरियो के ऊपर उसको अप्लाई करके देखना होता है कि क्या ये प्रोविजन बुक्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन उसका ये होता है। दूसरा क्वेश्चन उसका ये होता है कि ये किस वैल्यू के ऊपर बुक्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये दो सवाल होते हैं नॉर्मली स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर, और ये क्वेश्चन तकरीबन हर एग्जाम में होता है। अभी हम इसकी एक एग्जांपल बनाते हैं। अच्छा, ऑब्लिगेशन जो है वो भी दो तरह के होते हैं। जो ऑब्लिगेशन की बात हो रही थी, तो ये दो तरह के हमारे ऊपर जो है ना ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं। एक तो होता है ऑब्लिगेशन जो लीगल है। लीगल ऑब्लिगेशन क्या है जी कि बाय लॉ यू आर रिक्वायर्ड टू डू समथिंग्स, दैट इज कॉल्ड लीगल ऑब्लिगेशन। और एक ऑब्लिगेशन होता है जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। इनमें से कोई एक भी हो सकता है। देयर कैन बी अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी और देयर कैन बी अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी। इन ईदर केस, अगर आपका एक्सपेक्ट ड्यू टू पास्ट इवेंट आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, चाहे वो लीगल है या कंस्ट्रक्टिव है, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग इकोनॉमिक आउटफ्लो ऑफ फंड्स, और आप उसको रिलायबली मेजर कर सकते हैं, तो आप अपनी बुक्स में प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अभी हम एक एग्जांपल बनाते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। पेरोल की कॉस्ट को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से रिकॉर्ड होती है। एक कंपनी है, उसका ईयर एंड है 30 जून 2020, दैट वाज द ईयर एंड, और वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज कर रही थी। जब वो अपनी फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही थी तो जाहिर है 30 जून के ऊपर जो जून के मंथ की सैलरी थी वो भी पे नहीं हुई थी। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी, अभी पेरोल भी फाइनल नहीं हुआ था, पेरोल अभी बन रहा था, अटेंडेंस एंड ऑल दैट, और भी डिडक्शन सारा कुछ फाइनल होना था। तो देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, एंड बाय लॉ इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन कि उन्होंने सैलरी पे करनी है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं लोगों के साथ, एंड देयर इज एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ फंड्स, और उसके अगेंस्ट फंड्स का आउटफ्लो होना है।
तो क्या करते हैं हम 30 जून को हम अपनी सैलरीज को एस्टिमेट करते हैं कि जून के मंथ की सैलरी अभी पे नहीं हुई और अभी पेरोल फाइनल नहीं हुआ, तो हम उसका एक एस्टिमेट बनाते हैं और उस एस्टिमेट के तौर के ऊपर हम सैलरी को पेएबल के तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर देते हैं। एक तरफ एक्सपेंसेस में ले जाते हैं, दूसरी तरफ पेएबल में ले जाते हैं। अच्छा, इसी एंटिटी में अगर आप बात करें तो एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या होता है कि आपकी जो पास्ट प्रैक्टिस है वो शो करती है कि आप जो है बाय लॉ आप जो है वो लायबल हैं टू पे सर्टेन थिंग्स। जैसे इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं बोनस की। अब बोनसेस जो हैं वो जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन ने बाय लॉ कमिट किया हुआ है और उसने बोनसेस देने ही हैं, लेकिन उसकी पास्ट प्रैक्टिस हो सकता है शो कर रही है कि वो हर साल फॉर एग्जांपल 1 सैलरी एज अ बोनस अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हैं। तो अब क्या हुआ, उसने लोगों के माइंड में एक्सपेक्टेशंस रेज कर दी हुई हैं कि उनको एक सैलरी मिलेगी। दिस इज कॉल्ड बेसिकली द कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, कि जब एक्सपेक्टेशंस रेज कर दी जाती हैं जो लोग अल्टीमेटली इफेक्ट होने हैं उनके ज़हनों में। तो ऐसी सूरत में कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की सूरत में भी आपके ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अज्यूम किया जाता है। सो ऑब्लिगेशन कैन बी ईदर लीगल और कैन बी कंस्ट्रक्टिव। दोनों सूरतों में अगर पहला टेस्ट आपके सिनेरियो के ऊपर अप्लाई हो जाता है कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है दैट इज ईदर कंस्ट्रक्टिव और लीगल, देन यू हैव टू गो फॉर द सेकंड स्टेप कि देयर इज एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ फंड्स, क्या पैसा भी जाना है। अगर वो भी पास हो जाता है टेस्ट, देन यू हैव टू लुक फॉर दैट कि अगर पैसा एक्सपेक्टेड है जाना तो यू कैन मेजर इट रिलायबली और नॉट। और अगर आप उसको रिलायबली मेजर कर सकते हैं तो देन आप उसको अपनी बुक्स में प्रोविजन के तौर के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा जी, एक और अब हम बात करते हैं। नॉर्मली ये स्टैंडर्ड IAS 10 के साथ मिक्स करके टेस्ट किया जाता है। अभी हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि उसका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2020। ठीक है, ये बेसिकली एक रेस्टोरेंट है। अब इस रेस्टोरेंट में एक कस्टमर आए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कस्टमर ने विजिट किया है ऑन 26 दिसंबर 2020 को, एंड ही हैड अ फूड एट रेस्टोरेंट। और उसके बाद उन साहब की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने क्या किया, इस कस्टमर ने हमारे अगेंस्ट फाइल्ड अ केस ऑन 10th जनवरी 2021। उसने कंपनी के अगेंस्ट एक केस फाइल कर दिया कि जी इनके खराब खाने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। ठीक है जी, हमारा ईयर एंड कौन सा था, 31 दिसंबर 2020। इवेंट कब हो रहा है, 26 दिसंबर 2020 को वो साहब आते हैं और उनकी वो खाना खाते हैं और 10th जनवरी 2021 को वो कंपनी के अगेंस्ट एक केस फाइल कर देते हैं कि जी खाने की क्वालिटी की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई है एंड आई नीड एक्स अमाउंट एस डैमेज आपके एस डैमेजेस, और कंपनी के ऊपर कुछ फाइन भी लग सकता है फूड अथॉरिटी की तरफ से। अब ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक पीरियड होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड। ये पीरियड कौन सा होता है कि आपके ईयर एंड से लेके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रेजेंट होने तक के पीरियड को आप पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि एक ईयर एंड है कंपनी का 31 दिसंबर। अब वो कंपनी 31 दिसंबर को ही तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जल्दी जल्दी बना के प्रेजेंट तो नहीं कर सकती। वो क्या करती है कि उसकी क्लोजिंग हो रही होती है, डेप्रिसिएशंस की कैलकुलेशंस हैं, स्टॉक की काउंटिंग होगी, स्टॉक की वैल्यूएशंस होती हैं और बहुत सारी क्लोजिंग एंट्रीज एक्रूवल्स प्री पेमेंट्स की जाती हैं और अकाउंट्स को फाइनल करते करते महीना लग जाता है। उसके बाद जो है ऑडिटर्स आते हैं, वो ऑडिट करते हैं, ऑडिट ऑब्जर्वेशंस क्लियर की जाती हैं, फिर आप BOD का नोटिस देते हैं 7 दिन की उसका नोटिस होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस होती हैं, ऑडिटर्स की अगर कोई ऑब्जर्वेशंस हैं तो वो भी डिस्कस होती हैं, अगर कोई एडजस्टमेंट्स करनी हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो वो भी डिस्कस होती हैं।
उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक ड्राफ्ट बनता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अप्रूवल के बाद। वो उसके साथ फिर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट लगाते हैं और फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फिर आप 21 दिन का नोटिस देते हैं एनुअल जनरल मीटिंग का, और सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग जो है वो आप कॉल करते हैं और उस मीटिंग में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। और फॉर अ लिस्टेड कंपनी ये पीरियड जो है वो मैक्सिमम पीरियड ये रखा गया हुआ कि 4 मंथ्स कि आपने अपने ईयर एंड से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करने में मैक्सिमम 4 महीने ले सकते हैं। और ये जो पीरियड है 31 दिसंबर से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रेजेंट होने तक का पीरियड, ये बेसिकली पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड है। इसमें होने वाले कुछ इवेंट्स जो हैं वो एडजस्टिंग होते हैं, कुछ इवेंट्स जो हैं वो नॉन एडजस्टिंग होते हैं। एडजस्टिंग इवेंट कौन सा होता है कि जो पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड में हो रहा है, लेकिन वो आपको फर्दर एविडेंस दे रहा है कि ये स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन जो है ये ईयर एंड पे एग्जिस्ट कर रही थी। उस इवेंट को हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट, मतलब कि वो लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही उसको एडजस्ट कर देना चाहिए। कुछ इवेंट्स होते हैं जो होते तो पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड में हैं और उनका इफेक्ट आप पीछे बैलेंस शीट में इसलिए नहीं लेके जा सकते कि वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हैं। वजह क्या है कि वो कोई पुराने इवेंट की फर्दर एविडेंस नहीं दे रहे हैं, वो नए इवेंट्स हैं। जैसे जनवरी में सेल परचेज हो रही होगी कंपनी की, उसका कोई ताल्लुक नहीं है पिछले साल से, दिसंबर से। ठीक है जी। ऐसे ही अब जरा इस इवेंट के ऊपर अगर हम गौर करते हैं तो ये इवेंट हमारा जो हुआ है वो हुआ है 26 दिसंबर को, यानी कि ये उस पीरियड में हुआ है जो हमारे ईयर एंड से पहले है। लेकिन अभी तक हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं था 31 दिसंबर 2020 को। लेकिन 10 जनवरी 2021 को जब उस बंदे ने हमारे अगेंस्ट केस फाइल किया, तो इस इवेंट ने, जो कि बेसिकली पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट है, हमारे 2020 के अकाउंट से रिलेट नहीं कर रहा था, मतलब कि उस पीरियड के अंदर नहीं हुआ। लेकिन इस इवेंट ने हमें फर्दर एविडेंस दे दिया कि दिस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन जो 26 दिसंबर को हुई है, वो उसकी एग्जिस्टेंस का इसने फर्दर एविडेंस दिया कि उस टाइम के ऊपर आपके ऊपर कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रही थी। अच्छा, अब हम इसके ऊपर टेस्ट पूरे अप्लाई करते हैं कि हमने अपने लॉयर से पूछा कि भाई, एक भाई आए थे हमारे पास 26 दिसंबर को, उन्होंने आगे हमसे खाना खाया और खाना खाने के बाद वो चले गए। उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई है और 10 जनवरी को उन्होंने आके हमारे अगेंस्ट अपने और अपने घर वालों के सारों के हॉस्पिटल के बिल उठा के रख के तो हमारे अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। तो लॉयर को हमने पूछा कि अब आप हमें बताएं कि हम इस केस में क्या करें और हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी तो नहीं आ जाएगी। ठीक है जी। अब देखा जाए तो 31 दिसंबर को आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन तो आ गया है। क्यों आ गया है कि बाय लॉ इफ यू आर लायबल, आपके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन है। हर कंट्री में फूड अथॉरिटी एंड अदर लॉज आर अवेलेबल ओवर देयर, किसी भी कंट्री में होते हैं। तो अगर आप उसके अंडर आ रहे हैं, जो 26 जनवरी दिसंबर का इवेंट है, उसका फर्दर एविडेंस भी हो गया कि उस बंदे ने केस भी फाइल कर दिया 10 जनवरी को, और आपके लॉयर कहते हैं कि आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, और वो आपको मेजर करके भी बता देते हैं कि आपकी तकरीबन जो है वो एक्स अमाउंट जो है, फॉर एग्जांपल आपके लॉयर एस्टिमेट करके देते हैं कि एस्टिमेटेड फाइन है आपको जी 50,000 का। इसके अलावा आपने कंपनसेशन देनी है उस बंदे को। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की। ये आपके लॉयर ने बताया कि भाई, पहली बात तो ये है कि देयर आर 70% चांसेस कि आप ये केस हार जाएंगे। सो व्हेन देयर आर मोर देन 50% चांसेस, तो हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी है, इट इज प्रोबेबल। इफ देयर आर चांसेस लेस देन 50, देन हम कहते हैं इट्स पॉसिबल कि आपके अगेंस्ट चला जाए। अब उसने कहा कि इट्स देयर आर 70% चांसेस टू लूज द केस। तो उसने कहा जी प्रोबेबली आप ये केस हारने वाले हैं। पहले तो आपको ये पता लग गया कि प्रोबेबल है कि आपको ये पेमेंट करनी पड़ सकती है।
दूसरी बात आपको ये पता लग गई कि आपका लीगल ऑब्लिगेशन है क्योंकि कंट्री के अंदर लॉ है। तीसरी बात आपको ये पता चल गई है कि वो इवेंट जो है वो 31 दिसंबर से पहले हुआ है, यानी कि ड्यू टू अ पास्ट इवेंट देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मींस 2021 में आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया है ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। वो कौन सा है? जो 26 दिसंबर 2020 को हुआ था वाकया। एंड देयर इज एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ फंड्स। ये आपको कौन बता रहा है एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ फंड्स? आपका लॉयर। एंड वो कह रहा है जी probably देयर आर मोर देन 50% चांसेस कि देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ फंड्स। और उसने आपको रिलायबली मेजर भी करके दे दिए हैं कि ये जो फंड्स का आउटफ्लो हो सकता है वो आपके ऊपर 150,000 का हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे? आप 150,000 की प्रोविजन बनाएंगे बुक्स में। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे आप एक्सपेंसेस को, जिसमें आप फाइन के एक्सपेंसेस कर लेंगे और इसके अलावा ऑपरेशंस के एक्सपेंसेस में डाल देंगे, और क्रेडिट कर देंगे आप इसको प्रोविजन को। और ये आप किस पीरियड में करेंगे? 31 दिसंबर 2020 वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। बेसिकली ये क्या था? ये एक एडजस्टिंग इवेंट था जो आपने एडजस्ट किया है बैक जाके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल्स में। नो डाउट इवेंट की फर्दर जो एविडेंस मिला था हमें कि ये एग्जिस्ट कर रहा था 31 दिसंबर को, वो आफ्टर द ईयर एंड मिला था, लेकिन ये इवेंट एक्चुअली विद इन द ईयर हो चुका हुआ था। तो सो व्हेन देयर इज अ फर्दर एविडेंस रिगार्डिंग एन इवेंट जो ईयर एंड पे हो चुका था, तो हम उसको एडजस्टिंग इवेंट बोलते हैं। तो हम अपनी बुक्स में ये प्रोविजन बना लेंगे। तो ये गौर करना है आपने हमेशा कि आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, जो इस केस में बड़ा क्लियर है कि हमारे ऊपर बाय लॉ ऑब्लिगेशन था ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, किसी एक इवेंट की वजह से, और आप उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हों एंड इट्स प्रोबेबल कि उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो होगा और आप उस आउटफ्लो को रिलायबली मेजर कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में आप अपनी बुक्स में प्रोविजन बना लेंगे। अच्छा, यही चीज़ें जो हैं अगर प्रोबेबिलिटी लेस देन 50% होती एंड you may not be able to reliably measure that specific liability, तो ऐसी सूरत में आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोविजन नहीं बनाते, बल्कि एज अ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज कर देते हैं, डिस्क्लोजर दे देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि हमारे खिलाफ एक केस भी चल रहा है जिसका आउटकम हमारे अगेंस्ट भी आ सकता है, तो ऐसी सूरत में एक्स अमाउंट हो सकता है हमारी लाइबिलिटी बन जाए। तो ये एक सिर्फ डिस्क्लोजर होता है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो प्रोविजन के तौर के ऊपर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन प्रोविजन जो है उसका डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड होता है, वो अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट करता है और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकॉर्डिंगली वो नजर आता है। अच्छा, यहाँ पर एक और एग्जांपल है बड़ी इंपॉर्टेंट जो अक्सर आपको जगह जगह नजर भी आएगी, उसे हम कहते हैं वारंटी। हम अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खरीदते हैं जिसमें वारंटी शामिल होती है। अब मैं कहता हूँ जी एक ऐसी कंपनी है जिसने 10 माइक्रोवेव्स बेच दिए, एक माइक्रोवेव उसने 20,000 रुपए का बेचा, बड़ा सस्ता बेच रही है ये कंपनी, 2 लाख रुपए के उसने माइक्रोवेव्स बेचे। नॉर्मल एंट्री क्या होती है आपके लिए? सेल्स की। आप इसकी सेल, जाहिर है उसने ये 10 माइक्रोवेव्स बेच दी हैं, उसका ईयर एंड है 30 जून 2020। तो आप लोग क्या एंट्री करेंगे? इसकी सेल की, नॉर्मल सेल की जो एंट्री की जाती है, डेबिट बैंक अगर पैसा आ गया है, क्रेडिट सेल्स, अदरवाइज डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स। अब आपने उस बंदे को 2 चीजें जो है ना वो ऑप्शंस दी हैं साथ में। आपने कहा जी कि ये 10 चीजें ले जो हमारी, जो भी बंदा वो लेके जा रहे थे डिफरेंट कस्टमर्स, और 20,000 की एक चीज है, 2 लाख रुपए आपने सेल रिकॉर्ड कर दी, साथ में आपने उसको 2 इयर्स वारंटी दे दी। वारंटी क्या चीज़ है? आपने उसे कह दिया कि 2 साल में अगर इसकी कोई भी खराबी होगी तो आप इसकी फ्री रिपेयर आके हमसे करवा सकते हैं।
अब यहाँ पर एक बड़ा मसला आ जाता है कि आपने सेल किया 30 जून 2020 वाला जो ईयर एंड था उसके अंदर, तो आपने अपनी बुक्स में सेल भी रिकॉर्ड कर ली, पैसा भी रिसीव कर लिया। अब सेल तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई। अब ये लोग जो हैं वारंटी 2 साल की ले गए, हो सकता है 2021 में, 2022 में इनमें से कुछ माइक्रोवेव्स हमारे पास वापस आए और रिपेयर करवाने के लिए। तो अगर आप मैचिंग कॉन्सेप्ट को देखें तो मैचिंग कॉन्सेप्ट करता है कि रेलिवेंट इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन दी सेम ईयर। अच्छा, अब जरा मैं आप लोगों को हला जला के देख लूं कि आप लोग मेरे साथ में हैं। हेलो एवरीवन। जी सर। किसी की आवाज यस नहीं सर। है। सुन रहे हैं? जी सर। चलो अच्छी बात। अब बस इस सिनेरियो पे फोकस करें, 1 मिनट के लिए स्टैंडर्ड को भूलें, मतलब कि खैर भूलें नहीं, मतलब कि सिनेरियो को देखें कि हुआ क्या है। कि आपने 30 जून 2020 आपका ईयर एंड था, उसके दौरान 10 माइक्रोवेव्स बेच दिए, 20,000 का एक बेचा, आपने 2 लाख रुपए की सेल भी रिकॉर्ड कर डाली और पैसे भी लोगों से ले लिए। साथ में आपने उनको वारंटी कार्ड्स दे दिए जो 2 साल के लिए वैलिड हैं, कि 2 साल के अंदर अगर आपके माइक्रोवेव में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप उठा के ले आए, हम आपको रिपेयर करके देंगे। और हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई रेलिवेंट इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड। अब इनकम आपने किस ईयर में रिकॉर्ड की है? जून 2020 में। 2 साल की वारंटी उसकी कब खत्म हो रही है? 2021 में भी है और 2022 में भी उस कस्टमर के पास वारंटी है। अगर वो कस्टमर 21 में उठा के हमारे पास मेंटेनेंस कराने के लिए, रिपेयर कराने के लिए आ जाता है, तो हमें जाहिर है हमारे कुछ एक्सपेंसेस लगेंगे, उसके ऊपर हो सकता है कुछ पार्ट्स चेंज करना पड़ जाए, दूसरा हमारी लेबर की कॉस्ट लगेगी। तो अब अगर देखा जाए तो वो इनकम तो हमने जून 2020 में रिकॉर्ड कर दी थी, लेकिन उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हैं वो अगले सालों में नजर आ रहे हैं। तो ये जो है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायोलेशन हो जाती है। जबकि मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें फरमाता है कि आपने रेलिवेंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंसेस को रेलिवेंट ईयर में रिकॉर्ड करना है। तो फिर इसका सलूशन ये आता है कि ये जो वारंटी है इसकी हम एक प्रोविजन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है। वारंटी, जब भी आप किसी को वारंटी कार्ड दे रहे हैं तो बेसिकली वारंटी क्या है आपके लिए? एक लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है। क्यों ऑब्लिगेशन? ये आपके ऊपर जो है ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, क्योंकि आपने सेल किया और आपने एक कमिटमेंट की है। सेल इज एन एग्रीमेंट, एक्चुअली एक एग्रीमेंट होता है आपका। जो भी सेल होती है कि आप ये चीज ले जाएं और इसके ये पैसे दे जाएं, इसको हम सेल्स एग्रीमेंट बोलते हैं। आपने उस एग्रीमेंट का एक हिस्सा बनाया हुआ है कि 2 साल आप वो चीज अगर खराब हो जाती है तो आप उसको रिपेयर कराने आ सकते हैं। तो इसका मतलब है आपकी लाइबिलिटी है वारंटी, एंड देयर इज एन ऑब्लिगेशन, ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्या था? वो सेल थी। अब देखना ये है कि ऑफ कोर्स देयर इज प्रोबेबिलिटी कि इनमें से चीजें कुछ रिपेयर होने के लिए आएंगी, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ फंड्स एज वेल। आखिरी स्टेप जो आ जाता है कि क्या आप इसको रिलायबली मेजर कर सकते हैं, तो वहां पर ऑफ कोर्स आपका हिस्टोरिकल डाटा आपको जो है वो सपोर्ट करता है कि कितने के लोग जो हैं वो रिपेयर कराने के लिए आते हैं। लाइबिलिटी है लेकिन अनसर्टन है, अमाउंट भी इसकी एंड टाइमिंग भी। कुछ पता नहीं है कि कब कितने इनमें से रिपेयर होने आ जाए। अनसर्टन अमाउंट है एंड अनसर्टन टाइमिंग है। यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट के कब ये जो है वो रिपेयर होने आएंगे और कितने रिपेयर होने आएंगे और कितनी अमाउंट आपकी लग जाएगी उसके ऊपर। हर चीज ही आपके लिए अनसर्टन है। तो आपने उस सारे को एक एस्टिमेट ही करना है, क्योंकि अनसर्टन अमाउंट एंड अनसर्टन टाइमिंग की जो लाइबिलिटी होती है उसी का नाम प्रोविजन है। तो आप क्या करेंगे? 30 जून 2020 के एंड के ऊपर आप एक एस्टिमेट करेंगे। किस तरीके से एस्टिमेट करेंगे? कि आप करेंगे कि एवरेजली फॉर एग्जांपल इनमें से 20% लोग आते हैं मेजर रिपेयर के लिए। आपकी हिस्ट्री बता रही है
और उस मेजर रिपेयर पे आपके जो है ना 1000 रुपया पर यूनिट रिपेयर लगता है, कॉस्ट आती है, ये आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। देन आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि नॉर्मली हमारी सेल्स में से 10% लोग जो हैं वो माइनर रिपेयर के लिए आते हैं, और उसमें आपका 500 रुपया पर यूनिट लग जाता है। ठीक है जी, ये दोनों क्या हैं आपके पास एस्टिमेट्स हैं। कहाँ से आपको मिले ये दोनों एस्टिमेट्स? आपकी प्रीवियस हिस्ट्री से, कि आपके जो एवरेजली यूनिट्स बिकते हैं माइक्रोवेव के, उसमें से कोई 20% ऐसे लोग आते हैं जो उस वारंटी के पीरियड के 2 सालों के अंदर उसको मेजर रिपेयर करवाने के लिए आते हैं, जो 1000 रुपया एक यूनिट के ऊपर हमारा लग जाता है। और 10% लोग जो हैं उनमें से वो माइनर रिपेयर कराने के लिए आते हैं, जिसके ऊपर हमारा जो है ना वो 500 रुपया लग जाता है। तो यहाँ से हम एस्टिमेट कर सकते हैं, हमने टोटल यूनिट्स बेचे थे 10, उस 10 में से 20% हमारे पास मेजर रिपेयर के लिए आते हैं, तो ये 2 यूनिट आएंगे। 2 यूनिट 1000 रुपया एक यूनिट पे अगर लगेगा तो 2000 रुपये की हमारी मेजर रिपेयर होगी। उनमें से अगर 10% लोग आते हैं वापस, तो एक यूनिट आएगा जो माइनर रिपेयर के लिए आएगा, उसके ऊपर 500 लगेगा, तो 500 वो हो गया। तो हमारी अगर टोटल प्रोविजन की बात की जाए तो हमें 2500 रुपये की जो है वो प्रोविजन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करनी चाहिए रिलेटेड टू दी वारंटी। अगर हम इस प्रोविजन को 30 जून 2020 को रिकॉर्ड कर देते हैं तो हम मैचिंग कॉन्सेप्ट को भी फॉलो कर लेंगे, क्योंकि रेलिवेंट इनकम उसी साल में रिकॉर्ड हुई है। तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे अपने रिपेयर के एक्सपेंसेस को, जिसको आप वारंटी एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, कितने से 2500 रुपये से, एंड क्रेडिट कर देंगे आप प्रोविजन फॉर वारंटी। ये आपकी बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगी। अब क्या होगा, जब 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 वो लोग रिपेयर के लिए आएंगे, आप हर दफा इस प्रोविजन फॉर वारंटी को डेबिट करते जाएंगे और अपने एक्सपेंसेस और अपने जो रिसोर्सेज हैं, मतलब बैंक को क्रेडिट करते जाएंगे या स्पेयर पार्ट्स को क्रेडिट करते जाएंगे उसके अंदर। और ये प्रोविजन फॉर वारंटी आहिस्ता आहिस्ता यूज हो जाएगी। हाँ जी, ये एग्जांपल आप लोगों को समझ आई है क्या है? कोई इसमें क्वेश्चन है तो बताएं, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझ आए। और ये एग्जांपल अगेन एंड अगेन बुक्स में आती है, और सॉरी एग्जाम्स में आती है। सर प्लीज ये स्क्रीन ऊपर कीजिएगा, मैंने नोट नहीं किया वो वाला मेजर और माइनर वाले रिपेयर का। जी बेटा, ये बस मैंने एस्टिमेट ही अपनी तरफ से आपको करके बताया है कि उसमें हम अज्यूम कर रहे हैं, हम असेस कर रहे हैं कि 20% लोग हमारे पास मेजर रिपेयर के लिए आएंगे और कोई 10% लोग हमारे पास माइनर रिपेयर के लिए आएंगे, और हमारे पास एस्टिमेटेड खर्चा है कि अगर मेजर रिपेयर के लिए लोग आते हैं तो हम जो है वो 1000 रुपया खर्चा लग जाता है हमारा, और अगर वो लोग माइनर रिपेयर के लिए आते हैं तो हमारे 500 रुपया खर्चा हो जाता है। तो यहाँ से हमें अंदाजा हो गया कि जो मेजर वाले लोग आएंगे वो 2 लोग आएंगे, 10 माइक्रोवेव हमने बेचे हैं, तो उन 2 लोगों की जो प्रोविजन बनेगी वो 2000 रुपया बनेगी। जो एक बंदा अगर माइनर रिपेयर के लिए आएगा, क्योंकि 10% आएंगे, तो उसके ऊपर हमारा 500 रुपया लगेगा, तो 2500 रुपया हमारा ये एक्सपेंस हो जाएगा टोटल। तो हम क्या करेंगे, अपने एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करके उसको एज अ प्रोविजन रिकॉर्ड कर देंगे, एक लाइबिलिटी के तौर के ऊपर हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे अपने बुक्स में। और जैसे जैसे आप वो रिपेयर के लिए आते जाएंगे तो दोबारा एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम प्रोविजन को डेबिट करके उस रिपेयर को एग्जीक्यूट करते जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज हमेशा नोट कर लें कि जब पॉपुलेशन होती है, आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़े होंगे, उसमें आपने ये चीज स्टैट में पढ़ी होगी कि जब भी एक पॉपुलेशन के ऊपर कोई लाइबिलिटी आपने अप्लाई करनी है तो आपने उसमें प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज के ऊपर उसको कैलकुलेट करना है। जैसे एक्सपेक्टेड था कि 20% लोग हमारे पास
रिपेयर कराने आएंगे, नॉट मोस्ट लाइकली। यानी कि हो सकता है वो आपको 3 ऑप्शंस दे कि मोस्ट लाइकली आपके पास जो है वो 30% लोग आएंगे, लीस्ट लाइकली ये है कि कम चांसेस हैं कि आपके पास 40% लोग आए। तो आपने मोस्ट लाइकली को नहीं उठाना, आपने 40% भी और 30% भी जो मोस्ट लाइकली है दोनों को एवरेज आउट कर लेना है कि एक्सपेक्टेड आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल 30% लोग हैं जो आएंगे, दोनों को मिडल कर लेंगे एक किस्म का। तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यूज के ऊपर जो है वो प्रोविजन बनाएंगे जब भी आप एक पॉपुलेशन के ऊपर, पॉपुलेशन क्या है कि ज्यादा इवेंट्स के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे। जी अभी कोई क्वेश्चन कर रहा था कोई बच्चा? यस सर। सर अगर जिस तरह हमने एस्टिमेट किया है कि हमारे पास 20% होंगे मेजर रिपेयर या 10% होगी माइनर रिपेयर, तो सर ये तो एस्टिमेशन है। अगर हमारे पास इतनी रिपेयर्स नहीं आती या फिर अगर हम मेजर रिपेयर हमारे पास 5% आती है, तो जो बकाया 3% हमने चार्ज किया है वो पीएनएल में जाएगा एज अ प्रॉफिट? जी बेटा, वो हर साल के एंड के ऊपर जिस तरह हम बैड डेट्स की प्रोविजन को नहीं एडजस्ट कर देते कि क्लोजिंग प्रोविजन हमारे पास इतनी होनी चाहिए, तो जो डिफरेंशियल होता है वो एडजस्ट होता जाता है अगले साल की वारंटी की प्रोविजन में। ठीक है, थैंक यू सर। जी, इसमें से लैप्स करेंगी जो प्रोविजंस वो निकलती जाएंगी वारंटी की प्रोविजन में से। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन किसी का, ताकि आगे हम इसको फर्दर डिस्कस करें। अभी तक मैं कोई सेट पैटर्न पे आपको नहीं प्रोविजन की बात कर रहा, अभी सिर्फ मैं आपके माइंड में इसके स्केच बना रहा हूँ कि प्रोविजन है क्या, इसके स्पेसिफिक इवेंट्स हम आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसमें आपको नजर आएंगे क्या चीज है। अभी आपको प्रोविजन पे जिन चीजों पे फोकस करना है, जो अभी तक का हमने लेक्चर पढ़ा है कि प्रोविजन बेसिकली है क्या, एक लाइबिलिटी है जो बेसिकली अनसर्टन अमाउंट की है एंड अनसर्टन टाइमिंग की है। ये दोनों चीजें उसमें सर्टन नहीं है, इसलिए इस लाइबिलिटी को एक एस्टिमेट की बेस के ऊपर रिकॉर्ड करना पड़ जाता है कि ये लाइबिलिटी है हमारे ऊपर, लेकिन है अनसर्टन अमाउंट की एंड अनसर्टन टाइमिंग की। इसलिए हम इसको नॉर्मल लाइबिलिटी नहीं कहते, हम इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं प्रोविजन। पहला स्टेप आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए सबको। दूसरा पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि प्रोविजन कब रिकॉर्ड होगी, जब आपके लिए एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगा, यानी कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, आपकी लाइबिलिटी है प्रेजेंटली। और वो ऑब्लिगेशन दो तरह का हो सकता है, या तो लीगल है कि बाय लॉ यू आर रिक्वायर्ड टू डू इट, या कंस्ट्रक्टिव है, आपकी पास्ट प्रैक्टिसेस शो कर रही हैं और जो लोग उससे इफेक्ट होने हैं उनके ज़हनों में आपने एक्सपेक्टेशंस रेज कर दी हुई हैं। तो या तो वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो सकता है या फिर वो लीगल ऑब्लिगेशन हो सकता है। तो क्या होना चाहिए, देयर शुड बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तभी एक प्रोविजन बनेगी। देन सेकंड उसका क्राइटेरिया क्या है कि देयर इज एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ फंड्स, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आउटफ्लो ऑफ फंड्स होगा एंड यू कैन मेजर इट रिलायबली, और आप उसको रिलायबली मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने प्रोविजन बनानी है। एंड इसमें बात वो क्या कहता है जी, प्रोबेबिलिटी को यूज करना है। इफ इट इज प्रोबेबल मोर देन 50% चांसेस हैं किसी इवेंट के, तो फिर आप उसकी प्रोविजन बनाते हैं। इफ द चांसेस आर लेस देन 50% देन इट बिकम्स पॉसिबल, फिर उसकी प्रोविजन नहीं बनती बल्कि वो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी के तौर के ऊपर डिस्क्लोज हो जाता है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी पे हम फर्दर बात करेंगे आगे। अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस यही है कि प्रोविजन कब रिकॉर्ड होएगी, जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, जब एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ फंड्स हैं, और जब हम उन एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ फंड्स को रिलायबली मेजर कर सकते हैं तो हम अपनी बुक्स में प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। और एक और पॉइंट जो आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखना है कि जब भी कोई प्रोविजन किसी एक पॉपुलेशन पे अप्लाई हो रही होगी, मतलब कि मोर देन 1-2 पर्सन्स, जब भी किसी पॉपुलेशन के ऊपर कोई भी प्रोविजन अप्लाई होगी तो वो प्रोविजन हमेशा एक्सपेक्टेड वैल्यूज पे बनेगी, एवरेज आउट करके, जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज आप निकालते थे स्टैट में। लेकिन जब भी कोई प्रोविजन किसी स्पेसिफिक इवेंट पे बनेगी तो मोस्ट लाइकली वाला जो इवेंट होगा वो उठा के प्रोविजन बनाई जाएगी। जब भी एक पॉपुलेशन पे अप्लाई होगी कोई प्रोविजन तो हमेशा एक्सपेक्टेड वैल्यूज पे बनेगी, ये जहन में रखें।
और जब भी कोई प्रोविजन किसी एक स्पेसिफिक इवेंट पे स्पेसिफिक पर्सन पे अप्लाई होएगी तो तब वो मोस्ट लाइकली जो उसका आउटपुट है उसको उठा के प्रोविजन बनाई जाएगी। ठीक है, ये बातें समझ में आई हैं यहां तक? जी सर। जी, अब एक मैं एग्जांपल देता हूं, आपने मुझे बताना है कि उसमें प्रोविजन बनेगी या नहीं बनेगी। अच्छा जी, अब ऑर्गेनाइजेशन जो है, चलें जी, शुगर इंडस्ट्री है। शुगर इंडस्ट्री जो है उसको अगर नोट करें तो सीजनल इंडस्ट्री होती है। इसमें जो है वो 6 महीने क्रशिंग होती है शुगर केन की, और उसके बाद जो है आपकी जो मिल है वो बंद होती है नॉर्मली, और बंद होने के बाद उस मिल का जो है वो मेंटेनेंस शुरू हो जाती है। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक बड़ा प्रैक्टिकल जो है वो फड्डा पड़ा रहा ऑडिटर्स के दरमियान काफ़ी अरसे तक, कि ऑडिटर्स ने फरमाना शुरू कर दिया जी कि अब आपका ईयर एंड है, फॉर एग्जांपल 30 सितंबर है नॉर्मली शुगर वाले लोगों का, आप 30 सितंबर को अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं और आपका क्रशिंग सीजन जो है वो शुरू होता है जाके अक्टूबर नवंबर में। 6 महीने आप क्रशिंग करते हैं और अगले 6 महीने आपकी मिल बंद रहती है और उसकी मेंटेनेंस होती है। तो अब क्या है कि मेंटेनेंस आपकी क्यों हो रही है? क्योंकि आपने पूरे 6 महीने उस मशीनरी को इस्तेमाल किया क्रशिंग में, अगले 6 महीने आप उसके ऊपर ओवरहॉलिंग के ऊपर कॉस्ट लग रही होती है, और फिर वो अगले सीजन के लिए तैयार हो जाती है मशीन और दोबारा से अगले सीजन में क्रशिंग करती है। तो हमारे ऑडिटर साहिबान ने कुछ ने फड्डा डाल दिया कि जी आपकी ये जो कॉस्ट लग रही है मेंटेनेंस के ऊपर, ये इसीलिए लग रही है कि आपने पिछले क्रशिंग सीजन में इस मशीन को इस्तेमाल किया है, तो आपको इसकी ईयर एंड के ऊपर ओवरहॉलिंग की प्रोविजन बनानी चाहिए। जरा गौर करें क्या बात वो कर रहा है। वो कह रहा है कि आपने पिछले 6 महीने मशीनों को इस्तेमाल किया, उसकी वजह से आपको इनको रिपेयर कराना पड़ रहा है, तो आप लास्ट ईयर के एंड के ऊपर अपनी जो ओवरहॉलिंग है मशीनों की या एक्सपेक्टेड उनकी जो मेंटेनेंस है उसकी आप प्रोविजन रिकॉर्ड करें अपनी बुक्स में। हाँ जी, अब जरा इसके ऊपर आप लोग मुझे गाइड कर सकते हैं कि क्या ये प्रोविजन बननी चाहिए? किसी के ज़हन में कोई आइडिया आ रहा हो? नहीं आ रहा आइडिया? कोई हूँ हाँ ही बता दो, अपना अपना आइडिया दें। तो प्रोविजन बनानी चाहिए। आपने पिछले क्रशिंग सीजन में मशीनों को इस्तेमाल किया और उससे चीनी बनाई शुगर केन को क्रश करके। अब क्या हो गया कि इस वक्त आपकी मशीनें बंद हैं और आप उसके ऊपर मेंटेनेंस कर रहे हैं। एक तो चांस ये है कि जो मेंटेनेंस की कॉस्ट लगती जा रही है आप इस साल में उसको एक्सपेंसेस में डालते जाएं, डेबिट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, क्रेडिट, बैंक या जो भी है स्पेयर पार्ट्स। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप पिछले साल के एंड के ऊपर प्रोविजन बनाएं, डेबिट करें एक्सपेंसेस को, क्रेडिट कर दे प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस या रिपेयर या ओवरहॉलिंग ऑफ मशीन्स, और अगले साल में जैसे ही वो मेंटेनेंस की कॉस्ट लगती जाए आप उस प्रोविजन के अगेंस्ट उसको ऑफसेट करते जाएं। तो आप लोग क्या कहते हैं, उसको प्रोविजन बनानी चाहिए या उसको नहीं बनानी चाहिए? वो पहले स्टार्ट वाले जो चारों स्टेप्स है वो जरा अप्लाई करके देखें कि क्या ईयर एंड के ऊपर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, इधर लीगल या कंस्ट्रक्टिव। दूसरा पॉइंट, क्या एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ फंड्स है एंड क्या आप उसको रिलायबली मेजर कर सकते हैं। ये सारी चीजें जरा इस सिनेरियो पे अप्लाई करें और मुझे बताएं कि प्रोविजन बनेगी या नहीं बनेगी। हर बंदा व्हाट्सएप ग्रुप में लिख सकता है, जरा मुझे बताएं कि प्रोविजन बनेगी या नहीं बनेगी। सारे बंदे मुझे वहां पे आंसर करें। अगर आप लोग बोल के जवाब नहीं देना चाहते, बनेगी बनेगी। ऑब्लिगेशन बन रही है। हाँ जी, कौन सी ऑब्लिगेशन बन रही है जिशान? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आपकी तब बनेगी व्हेन यू हैव क्रिएटेड expectations in the minds of the people who are being affected. सर नहीं बनेगी। हाँ, अभी नहीं पता कौन सा बच्चा आया है? सर मैं अली जावेद। हाँ जी बच्चों, बाकी लोग बनेगी। सर माइंड में क्रिएट किया हुआ ना हमने, हर साल हम उसको जो है ओवरहॉल के लिए 6 महीने अपने फिक्स किए हुए हैं। क्रिएट किया। क्या इस रिपेयर एंड मेंटेनेंस से और लोग इफेक्ट हो रहे? सर नहीं, कंपनी बस होगी।
सिर्फ कंपनी हो रही है, अदर पार्टी तो कोई नहीं है इसमें। देखिए इस सूरत में सर वो एक्चुअली एक्चुअली आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। जी सर, वो कंपनी के बिजनेस में आ बाय रहा है। लॉ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू इट, एंड कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी इसलिए नहीं बनता कि काउंटर पार्टी जो है वो उसकी कोई इसमें सीन नहीं है कि उसके माइंड में आपने एक्सपेक्टेशंस रेज की हूं। सोचने की बात ये भी है कि ये भी तो चांसेस है आप मशीन ही चेंज कर दें, ये भी तो चांसेस है कि आप अगला क्रशिंग सीजन क्रश ही ना करें। तो देखा जाए तो आप ये मेंटेनेंस इसलिए नहीं करा रहे हैं कि आपने पिछले साल में मशीनों को इस्तेमाल किया है, आप ये मेंटेनेंस इसलिए करा रहे हैं कि आपने अगले क्रशिंग सीजन में इसको इस्तेमाल करना है, वरना आप मशीनें तो बेच भी सकते हैं। गौर कर रहे हैं बात पे? यस सर, फिर पास्ट इवेंट भी नहीं आएगा, ये तो फिर नहीं अब बनेगी। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी किस्म का कि आपने ये मेंटेनेंस जरूरी करवानी है। आप क्यों करवा रहे हैं मेंटेनेंस? कि आपने अगले क्रशिंग सीजन में इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो आप हो सकता है मशीन्स बेच दें, आप हो सकता है अगला सीजन क्रशिंग का करें ही ना। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर कि आपने करना ही करना है। तो इसलिए मेजर ओवरहॉलिंग की कभी प्रोविजन नहीं बनती। ये अपने पास आप लोग नोट कर सकते हैं कि मेजर ओवरहॉलिंग की कोई प्रोविजन नहीं बनाई जाती। 11-12 लोग हैं माशाल्लाह, और फीमेल्स ने कोई रिस्पांस नहीं किया आप लोगों ने। बच्चों कम से कम ग्रुप में ही लिख देती, मुझे पता तो रहे कि सुन रहे हैं। कुछ लोगों का मुझे डाउट होता है कि वो ना ऑनलाइन होके तो गायब हो जाते हैं। सर जो पॉपुलेशन वाला बताया आपने, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू पे होता है, दूसरा जो इंडिविजुअल पे होता है वो किस वैल्यू पे होता है? पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन एवरेज पे होगा, एंड व्हेन वी विल टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक इवेंट तो हम मोस्ट लाइकली को उठाएंगे। सर पॉपुलेशन वाला एवरेज पे नहीं होगा, एक्सपेक्टेड और एवरेज? पॉपुलेशन वाला एक्सपेक्टेड वैल्यू पे होगा बिल्कुल, और जब पॉपुलेशन के अलावा एक स्पेसिफिक इवेंट सिर्फ एक बंदे पे अप्लाई हो रहा होगा तो वो मोस्ट लाइकली उठाएंगे, मोस्ट लाइकली। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वो जो ऊपर हमने रेस्टोरेंट वाली बात की थी कि वो भाई आए और आके खाना खाया और खाना खाने के बाद बीमार हो गए और जनवरी में जाके उन्होंने हमारे ऊपर केस फाइल कर दिया। अब हमारे लॉयर ने बताया कि देयर आर लाइक 70% चांसेस कि आप केस तो हार जाएंगे। यहाँ से हमें ये तो पता लग गया कि हम हारने वाले हैं। फिर उसने हमें बताया कि 20% चांस हैं कि आपको 1 लाख रुपया देना पड़ जाए, 40% चांसेस हैं कि आपको 1.5 लाख रुपया देना पड़े, 20% चांसेस हैं कि आपको 2 लाख रुपया देना पड़े, एंड रिमेनिंग 10% चांसेस हैं कि आपको 2.5 लाख रुपया पे करना। अब ये क्या है, इवेंट एक है या पॉपुलेशन है? इसमें एक है, एक ही इवेंट है। कौन सा रिजल्ट उठाना है? मोस्ट लाइकली। मोस्ट लाइकली इसमें क्या है कि 40% चांसेस हैं कि 1.5 लाख रुपया देना पड़े। वो सबसे ज्यादा चांस है। यस सर। तो इसलिए आपने 40% वाले को उठा लेना है और आपने 1.5 लाख की प्रोविजन बनानी। तो जब भी सिंगल इवेंट पे अप्लाई हो रहा है तो आपने मोस्ट लाइकली की बात करनी है, और जब भी वो पॉपुलेशन पे अप्लाई हो रहा होगा तो आपने उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू एवरेज आउट। शुक्र है किसी बच्चे ने सवाल किया है। जी बच्चा, आपने क्वेश्चन किया है कि मशीन जिस साल में इस्तेमाल हुई है उसी साल में उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए। देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट में ये चीजें कुछ हद तक समझ में आती हैं, लेकिन वो जो उसकी रेगुलर मेंटेनेंस साथ साथ हो रही होती है ना, वो तो उसी साल में आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जैसे जैसे मशीन इस्तेमाल होती जा रही है और रिपेयर एंड मेंटेनेंस उसकी जो साथ साथ निकल रही है वो तो उसी साल में रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन वी वर टॉकिंग अबाउट मेजर ओवरहॉलिंग कि सीजन खत्म हो गया, अब मशीन की यूटिलाइजेशन बंद हो गई है, अब आप अगले सीजन के लिए उसको तैयार कर रहे हैं ओवरहॉलिंग के, तो अब वो पिछला पीरियड जो है वो रेलिवेंट नहीं रहा। यू आर फोकसिंग ऑन दी
नेक्स्ट पीरियड। क्लियर हो गया बच्चों ये भी? यस सर। हाँ जी। अब वही केस है, फॉर एग्जांपल अभी हम वो रेस्टोरेंट वाले केस पे वापस जाते हैं। रेस्टोरेंट वाले केस में हमारे लॉयर साहब हमें बताते हैं कि देयर इज 40% चांस कि आप ये केस हारे एंड देयर आर 60% चांस कि आप ये केस जीत जाएंगे। आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा, आपको उस बंदे को कंपनसेट नहीं करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे? आप प्रोविजन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? क्या कह रहे हैं आपके लॉयर साहब? सर कि पॉसिबल 40% चांस है जब केस को हारने के, 60% चांस है कि आप केस जीत जाएंगे, आपके अगेंस्ट किसी किस्म की कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। सर मोस्ट अभी लाइकली तक तो हम 60% हुआ था। की बातें डिस्कस कर रहे हैं, आपको समझ आनी चाहिए, छोटी छोटी सर बातें डिस्कस मोस्ट लाइकली फिर 60% हो गया ना कि हमारे खिलाफ केस नहीं मोस्ट जीत लाइकली को जाएंगे। भी छोड़ दें, वहां पर आपने लेकिन जब पॉसिबल डिसीजन तो है। करना है तो प्रोबेबिलिटी पे करना है। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है सर। प्रोबेबल है कि नहीं है? यस सर, प्रोबेबल क्या पॉसिबल है? है। 50% से ज्यादा है तो प्रोबेबल है, 50% से कम है तो प्रोबेबल नहीं है। तो हमें क्या नजर आ रहा है कि 60% चांस है कि हम केस जीत जाएंगे, इसका मतलब हमारे केस प्रोविजन नहीं बनती। लेकिन 40% चांसेस है सिर्फ कि हम केस हारेंगे, तो इसलिए किसी किस्म की हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे। बात समझ में आई है? यस सर। करेंगे इसको। हाँ, एक्सप्लेन करना है। देखें, जब भी प्रोविजन बनानी है ना, तो पहला स्टेप जो प्रोविजन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये जो मोस्ट लाइकली या एक्सपेक्टेड वैल्यूज की बात हो रही है, वो उसकी वैल्यूएशन की बात हो रही है। जब पहला फैसला हो चुका है कि प्रोविजन बननी ही है, तो वो तो वैल्यूएशन की बात होती है कि अब किस वैल्यू पे बननी है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज पे बननी है या मोस्ट लाइकली पे बननी है। लेकिन उससे एक स्टेप पीछे पहला फैसला जो ये है कि क्या प्रोविजन बननी भी है कि नहीं बननी है, उसमें आपने जो देखना है, प्रोबेबिलिटी को देखना है, वो है 50%। अगर 50% चांसेस हैं, मोर देन 50% चांसेस हैं कि केस आपके अगेंस्ट जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी है, तो आपको प्रोविजन बनानी है। अगर 50% से कम चांसेस हैं आपके अगेंस्ट जाने के, तो आपने प्रोविजन नहीं बनानी। समझ आ रही है? अगर 50% से कम चांसेस हैं तो फिर आपने प्रोविजन नहीं बनानी, फिर आप उसको क्या कहेंगे? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कहेंगे। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को बेटा रिकॉर्ड नहीं करते। यहाँ पे एक बच्चे ने एक सवाल किया है ग्रुप में कि उसको कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कहेंगे। बिल्कुल उसको कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कहेंगे अगर 40% चांसेस हैं कि वो केस आपके अगेंस्ट जाएगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बोलेंगे। यस। और उसको सिर्फ हम डिस्क्लोज करेंगे। कहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे? नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अगर आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें ना किसी कंपनी के उठा के, तो आपको नजर आएगा एंड पे एक लास्ट नोट होता है जो उसने लिखा होता है कॉन्टीजेंसीज, लफ्ज लिखते हैं वो उसमें कॉन्टीजेंसीज। उन कॉन्टीजेंसीज में अक्सर वो बताते हैं कि हमारे अगेंस्ट ABCD केस चल रहा है, जिसमें पॉसिबल है, अब ये प्रोबेबल नहीं है, पॉसिबल है, मींस लेस देन 50% चांसेस है, पॉसिबल है कि वो केस हमारे अगेंस्ट चला जाए, और ऐसी सूरत में हो सकता है कि हमें एक्स अमाउंट पे करने पड़ जाए। मतलब आपने क्या किया? उसकी कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, कोई डेबिट क्रेडिट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि आपने एक पॉसिबिलिटी शो कर दी और आपने उस पॉसिबिलिटी के अगेंस्ट एक डिस्क्लोजर दे दिया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ताकि आपके जो अल्टीमेट यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल अंधेरे में भी ना रहें, और दूसरी तरफ उनको एक अनड्यू किस्म का एक्सपेंस रिकॉर्ड करके और लाइबिलिटी रिकॉर्ड करके भी ना दिखाई जाए। अब उनके जहनों में ये एक्सपेक्टेशन तो आपने रेज कर दी है कि हो सकता है कभी ये भी चांस है कि ये केस आपके अगेंस्ट आ ही जाए, तो ऐसी सूरत में इतना पैसा पे भी करना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि इस चीज के 50% से कम चांसेस हैं, तो इसलिए हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि सिर्फ आपके लिए डिस्क्लोज किया। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है स्पेशली उन बच्चों से जो शुरू से क्लासेस ले रहे हैं,
तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी कि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज को हमने डिस्कस किया था कंसोलिडेशन में, और मैंने एक सेंटेंस लिखवाया था। आप में से अगर किसी को याद है तो कोई बता सकता है वो क्या था? याददाश्त चेक की जा रही है, किसी को कुछ याद नहीं। मैंने आपको बताया था सर कि अगर कोई कॉन्टीजेंट कॉन्टीजेंट लायबिलिटी जी डेट ऑफ एक्विजिशन जो है ना उसके ऊपर हाँ, डेट ऑफ एक्विजिशन में अगर सब्सिडरी की बुक्स में के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज हुई है, मतलब जाहिर है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हुई, सिर्फ डिस्क्लोज हुई है, तो आपने कंसोलिडेशन के टाइम पे उसको क्या करना है? प्रोविजन बनाना है। उसको प्रोविजन बना देना है। आपने उसको उठा के डेबिट क्रेडिट उसके रिकॉर्ड कर देने हैं। आपने उस कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को एज अ प्रोविजन क्रेडिट कर लेना है और आपने उसको एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर देना है। एक्सपेंसेस क्योंकि वो प्री एक्विजिशन इवेंट है, तो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स में आपने उसको डेबिट कर देना है, मतलब एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देना है, और उसका क्रेडिट आपने कहाँ करना है? प्रोविजन के तौर के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। मतलब वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक लाइबिलिटी भी नजर आएगा, वो प्रोविजन बन जाएगा कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज की बजाय, और दूसरी तरफ वो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स के ऊपर इफेक्ट करेगा क्योंकि वो एक एक्सपेंस के तौर के ऊपर रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन किस पीरियड में रिकॉर्ड होगा? प्री एक्विजिशन पीरियड में। हाँ जी, ये बात समझ में आई है? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमने शुरू पे एक बात की थी जो उस वक्त शायद आपको इतनी क्लियर नहीं हुई, तो अब उसके ऊपर हम बात करेंगे। बोनसेस, एम्प्लॉइज को जो बोनस दिया जाता है उसकी ईयर एंड पे प्रोविजन बनाई जाती है। वो किस बेस पे बनाई जाती है? वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। किस बेस पे बनाई जाती है? प्रोविजन बनाने के लिए अगेन हमारे वो जो 4 पॉइंट्स हैं वो हमें गौर करने हैं कि देयर मस्ट बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, देयर मस्ट बी एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ फंड्स, एंड यू मस्ट बी एबल टू मेजर इट रिलायबली। यही 4 चीज़ों के ऊपर हमने गौर करना है। ये चारों चीज़ें अगर आपने साथ में लिखी हुई हो तो आपने बस उसको टिक मारना है, और जब भी वो आपसे सवाल करेगा तो आपने लॉजिकली उसको जवाब देना है। लॉजिक्स भी लिखने हैं जो आपने जवाब दिया है, क्योंकि अक्सर बच्चों का, ये मैंने पहले भी बात की थी एक दफ़ा, कि जब इंटेंजिबल एसेट की भी बात करते हैं तो वो डायरेक्टली बता देते हैं कि ये इंटेंजिबल एसेट बनेगा या नहीं बनेगा। इसी तरीके से बच्चे प्रोविजन वाले क्वेश्चन में भी अक्सर कहते हैं ना, जैसे वो एग्जामिनर को सीधी चपेट ही मार देंगे कि यह प्रोविजन बनेगी या नहीं बनेगी, बस इतनी बात लिख के उसको जवाब दे देते हैं। तो उसको आपने पूरा लॉजिक बताना होता है कि क्यों बनेगी और क्यों नहीं बनेगी। अब ये जो एम्प्लॉइज हैं उसके बोनसेस की एक्स अमाउंट हर साल आप पे करते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक सैलरी आप एज अ बोनस पे करते हैं, तो अब आप क्या कर रहे हैं? ईयर एंड के ऊपर क्या आप उसको, जाहिर है बोनस ईयर एंड पे तो नहीं हो गया, अभी पेएबल है, आगे जाके पे होना है, लेकिन ईयर एंड हो गया है, इस साल में उन्होंने परफॉर्मेंस की है जो भी एम्प्लॉइज हैं, तो वो खर्चा तो इसी साल से रिलेटेड है, उन्होंने सर्विसेज इसी साल में की हैं, पेमेंट अगले साल में होनी है, तो वो पेएबल तो बनता है, एक आपकी लाइबिलिटी तो बनती है। लेकिन अब देखें कि क्या वो प्रोविजन की डेफिनेशन में प्रॉपर्ली फॉल कर रही है? इज देयर अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? क्या बाय लॉ आपको रिक्वायर्ड है कि आपने बोनस पे करना है? अगर तो उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा है, आपने लिखा हुआ है कि मिनिमम एक सैलरी आपको एज अ बोनस पे होएगी, फिर तो लीगल ऑब्लिगेशन है। यस सर। लेकिन अगर उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं लिखा हुआ और कोई फिक्स बात नहीं है, तो क्या फिर भी ऑब्लिगेशन है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर? नो सर। हो सकती है। कैसे कंस्ट्रक्टिव हो सकती है? अगर पास्ट इवेंट देखा जाए तो हाँ, अगर आपकी पास्ट प्रैक्टिस कर रही है, बिल्कुल, अगर आपकी पास्ट प्रैक्टिस शो कर रही है कि आप हर साल पे करते आ रहे हैं, तो फिर आपके लिए कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो सकती है कि आपने लोगों के माइंड में एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो रेज करनी हुई है, तो इसलिए आपके ऊपर ऐसी सूरत में कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो सकती है। उस कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की बेस के ऊपर आप वो प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे।
तो जब भी ये सवाल आएगा कि बोनस के ऊपर आपने प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है नहीं करनी है, तो आप उसको प्रॉपरली बताएंगे कि देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इज एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ फंड्स। वो हो सकता है उसने सिनेरियो में दिया भी हो, आप उसमें अमाउंट लिख सकते हैं। सो वी शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर दिस स्पेसिफिक बोनस। सो लेकिन अगर पास्ट इवेंट्स में बोनसेस के बारे में कोई आपको डेटा ना दिया गया हो कि आप बोनसेस दे रहे हैं, तो फिर तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी। हाँ, फिर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। उसने आपको बताया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की पास्ट प्रैक्टिस है कि वो ओके, पे कर रही है, तो फिर ठीक आपको हो गया। क्लियर हो जाएगा कि उसका मतलब है उसने एक्सपेक्टेशंस रेज की हुई हैं उन लोगों के माइंड में जो इससे इफेक्ट होने हैं, तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और सवाल आ जाता है, अक्सर वो आपको नजर आता है कि आपने फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री जो है वो इंस्टॉल की हुई है, आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आपका कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो निकलता है आपकी फैक्ट्री से जो बाहर नाले में जाता है। तो आप लोगों के ऊपर फॉर एग्जांपल एक तो लॉ हो सकता है कि कंट्री के अंदर लॉ है कि आपने उस वाटर का प्लांट लगाना है, ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है और आपने उसको ट्रीट करके ही बाहर जो है छोड़ना है। अब ये तो लॉ हो सकता है किसी भी कंट्री में, जो माशाल्लाह पाकिस्तान में शायद हो भी लेकिन अप्लाई नहीं होता हमारे लिए, तो हम तो समझते नहीं इसको कि ये ज़रूरी काम है। तो अगर तो लॉ है, फिर तो आपके ऊपर ऑफ कोर्स एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपने उस वाटर की वाटर ट्रीटमेंट करनी है और वाटर ट्रीटमेंट करके ही उसको ओपन जो नाले हैं उनमें छोड़ना है। तो फिर अगर आप वो काम नहीं कर रहे तो जो एक्सपेक्टेड फाइन है आपके ऊपर या जो भी डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं उसकी आप प्रोविजन बनाएंगे कि आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपने ये काम करना है, इसलिए आपकी लाइबिलिटी बनती है। लेकिन कुछ ऐसे आप इन्वायरमेंटल इवेंट्स भी करते हैं जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होती, लेकिन आप उसको, आपकी प्रैक्टिस ऐसी है कि आप उसको करते हुए आ रहे हैं, हर साल आप ऐसा करते हैं या हमेशा से ऐसा करते आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में क्या है, आप कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आ जाती है क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशंस रेज कर दी होती हैं जनरल पब्लिक की या जो भी लोग उससे इफेक्ट होने होते हैं उनकी। तो फिर भी आप प्रोविजन बनाते हैं जब वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर इंस्टेड ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, फिर भी आप उसको मेजर करते हैं और मेजर करके लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। ये बात समझ में आई है? हो सकता है लॉ Yes, नहीं yes, sir. है, हो सकता है आपको उसको ट्रीटमेंट करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपने ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उसको करना शुरू किया हुआ है या आप हर साल उसको क्लियर करते हैं, मुसलसल उस काम को क्लियर करते आ रहे हैं, तो फिर आपके लिए एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बनता है और आपको वो प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए। जी, सर बात समझ में आ रही है? yes, Yes, sir. sir. कोई सवाल अभी तक का? कंस्ट्रक्टिव सर ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन, then there is due to a past event, expected outflow of funds and you can measure it reliably, तो आपने प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है। सर अगर एक बंदा है, जी, सर एक बंदा हर साल इफ्तारी करवाता है, क्या करता है? हर इफ्तारी साल इफ्तारी करवाता है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर क्योंकि उसने एक्सपेक्टेशंस रेज कर दी हैं जो लोग इफेक्ट होने उनके ज़हनों में। सर भाई ने तो किसी उसको भाई से खानी है इफ्तारी इस बार। सॉरी, मैंने कहा इस बार किसी बंदे से इफ्तारी खानी होगी भाई ने। हाँ लग ऐसे रहा है, लेकिन वो उसको बता रहा है कि आपकी बुक्स में प्रोविजन बना लो। तो उसे कहेगा मैंने केस कर देना, तुमने मेरी एक्सपेक्टेशंस रेज की हुई है, खिला दो चुप करके। तुम्हारे ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, इसलिए तुम अपने बुक्स में प्रोविजन बनाओ। नहीं, वो बिल्कुल। तो ऑडिटर्स पॉइंट रेज करेंगे ना कि तुमने अपनी बुक्स में जो है ये प्रोविजन क्यों नहीं बनाई, जबकि तुम हर साल ये काम करते आ रहे हो। तो एक्सपेक्टेशंस लोगों के ज़हनों में रेज हो गई हैं और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर। बिल्कुल। सही अब हो भाई गया। दिल ना तोड़ दे।
नहीं छूटता। सर उस दिन ये अफ्तारी ना मैंने कहे उनसे चल करनी है, अफ्तारी उनसे करनी है, रेटर कैसे बुलवा लूं? अच्छा खैर मैं थोड़ी सी चीजें समराइज कर लूं। एक चीज हमने जो मेजर चीजें आज पढ़ी हैं, एक पढ़ी है वारंटी की प्रोविजन, मेरे ख्याल में आप लोगों को सबको क्लियर हो गई होगी। यस सर। दूसरा हमने जो पॉइंट आज डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट, वो हमने डिस्कस किया है रिलेटेड टू ओवरहॉलिंग या मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की प्रोविजन। वो Yes, आपकी sir. बुक्स में नहीं बनती। नहीं बनती। अच्छा एक और प्रोविजन है जो आपने IAS 16 जब पढ़ा था तो तब पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो हम क्या करते हैं जब कोई नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी डिसमेंटलिंग के टाइम की प्रोविजन बना देते हैं। याद है उसकी डिसमेंटलिंग की कॉस्ट को हम एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं। हाँ जी, सर याद डू यू नहीं है, पीपल लेकिन आप कह रिमेम्बर? रहे हैं तो यही होगा। हम नॉन करंट एसेट जब रिकॉर्ड करते थे प्लांट एंड मशीनरी, तो उसमें क्या करते थे, ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो है उस प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट का हिस्सा बनाते थे, और उसमें एक और चीज उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनाते थे जिससे हम क्या कहते थे, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ऐसे ही है। सर ऐसे तो क्या करेंगे आप डिसमेंटलिंग कॉस्ट को, क्या डबल एंट्री करते हैं उसकी? एसेट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। और आप उसको किस वैल्यू पे करते हैं, उसकी प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू। वैल्यू। याद है कुछ? क्योंकि वो फ्यूचर जी में सर। 1 साल से ज्यादा अरसे के बाद होने वाले वाकयात को आप नॉर्मली उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पर उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी बुक्स में, और हर साल उसके ऊपर आप अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट करते हैं उस प्रोविजन पे। याद है ये बात भी? हर साल जी आप क्या सर। करते हैं, उस स्पेसिफिक प्रोविजन के ऊपर इंटरेस्ट अनवाइंड करते हैं। जिस रेट पे आपने उसको डिस्काउंट किया होता है उसी रेट पे हर साल उस प्रोविजन को आप इन्फ्लेट करते जाते हैं और उसको फाइनेंस कॉस्ट के तौर के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। हाँ जी, बात समझ में आई है? डिसमेंटलिंग की प्रोविजन आपकी बुक्स में बनाई जाती है और आप उसको हर साल इन्फ्लेट भी करते आते हैं उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जिसके ऊपर आपने उसको डिस्काउंट किया हुआ था। हाँ जी, एक और एग्जांपल आपने इसी तरह की देखी है डेफर्ड कंसीडरेशन की सूरत में, जब हम कंसोलिडेशन कर रहे थे कि पेरेंट कंपनी डेफर्ड कंसीडरेशन कमिट कर लेती है किनके साथ, एक्स शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी के साथ, कि आपको अभी तो हम 10 रुपए पर शेयर पे करके आपसे शेयर्स ले रहे हैं, फर्दर आपको 2 रुपए पर शेयर हम 2 साल बाद पे करेंगे। तो हम क्या करते थे, उस डेफर्ड कंसीडरेशन को अपनी बुक्स में उसकी प्रेजेंट वैल्यू को रिकॉर्ड करके, फेयर वैल्यू को रिकॉर्ड करके अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते थे। तो हम एक तरफ उसको डेबिट करते थे अपनी इन्वेस्टमेंट को सब्सिडरी में, और क्रेडिट करते थे डेफर्ड कंसीडरेशन को। ये भी क्या है, बेसिकली एक प्रोविजन ही है। बात क्लियर हुई है सबको? जी सर। ठीक है जी, आज हमने सिर्फ बातें ही की हैं कुछ, और बातों में हमने इस टॉपिक को पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और कॉन्सेप्चुअली मेरा ख्याल है कि काफी चीजें क्लियर हो गई हैं। बाकी हम इंशाल्लाह कल की क्लास में इसकी बाकी की बातचीत कर लेंगे, हम बातचीत करके पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते जाएंगे। अच्छा, आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग जो 2 क्वेश्चन और पास पेपर्स के मैंने आपको डेफर्ड इनकम टैक्स से रिलेटेड, डेफर्ड टैक्सेशन से रिलेटेड भेजे हुए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4 है और एक क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमने नहीं किए इस क्लास में, वो आप लोगों ने खुद करने, और उनको करने के बाद मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने हैं, मैं वहां पर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ओके सर। ठीक है जी। हेलो। ओके यस सर। सर। हाँ सर देखो, अगर वो बाकी क्लास अमाउंट में जो लगता है आपके माइक मटेरियल है, बंद होता है ना, इसलिए आप लोगों को आदत नहीं है जवाब देने की। यस सर, बाकी क्लास सर में अगर बंद ही मटेरियल है। अमाउंट हो मतलब, वो माइक बंद कर देते ना, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे पता ही नहीं लगता, फिर ऐसे मुझे लगता है मैं दीवार से बातें कर रहा हूँ। सर आपकी माशाल्लाह क्लास भी हमारी अच्छी है ना, 12 लोग हैं, बाकी अल्लाह माफ करे 40 लोग हैं। हाँ, हमारी क्लास छोटी सी है, चंद एक यस सर, लोग। अच्छा सोफिस्टिकेटेड जी, बच्चे हैं सारे। खैर आई एम स्टिल सिटिंग इन कराची, मेरी आज रात की फ्लाइट है, मैंने तो आज वापस आना है, अजीब चक्कर में फंसा हुआ। सुबह तो जेट लैग सर होगा सर आपको, फिर छुट्टी। हाँ क्या हुआ?
मैंने कहा सर आपको फिर सुबह जेट लैग होगा